Hello students, this is chapter 2nd of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. Support for socialism is today's topic. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. 1870 तक जो सोशलिज्म का आइडिया था वो काफ़ी दूर दूर तक फैल चुका था यूरोप में, और उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उसके लिए और ज़्यादा जो एफ़र्ट्स किए जा रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे, उसके लिए इन प्रयासों में ही शामिल था एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई। यानी कि नेशनल विद इन कंट्री होता है, लेकिन इंटरनेशनल यानी कई देशों को ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसको जो सोशलिज्म को फैलाने में सहायता करेगी, और इसका नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन forming association to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने संगठन बनाए और उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने फंड मतलब पैसा इकट्ठा करना शुरू किया ताकि जो ग्रुप के सदस्य हैं जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनकी सहायता की जा सके। उन्होंने काम के घंटों में कटौती करने के लिए डिमांड की और वोटिंग राइट भी मांगा, क्योंकि उस समय तक वर्कर्स को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विद विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी में इस संस्था ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किया और पार्लियामेंट में सीट प्राप्त करने की कोशिश की। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 तक जो सोशलिस्ट थे और उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की थी ब्रिटेन में, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. 1914 तक यूरोप के किसी भी देश में सोशलिस्ट पार्टी की कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई। फिर भी उन्होंने प्रयास जारी रखे। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals. एक बड़ी संख्या में पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद उन लोगों ने बाकी जो गवर्नमेंट्स थी, कंजर्वेटिव या लिबरल्स या रेडिकल्स की जो गवर्नमेंट बन रही थी, उनमें बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और उनकी जो डिमांड्स थी वो सरकार के सामने रखकर मज़दूरों और बाकी लोगों की सहायता का उन्होंने पूरा प्रयास किया। नाउ आवर टॉपिक इज़ रशियन रेवोल्यूशन। In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक फैल चुका था, और सोशलिस्ट जो थे वो धीरे धीरे सरकारों हर देश में सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसी तरह सोशलिस्ट ने जो रशियन गवर्नमेंट थी उसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश की। अक्टूबर 1917 में रिवॉल्यूशन कर दिया जब उनकी डिमांड नहीं मांगी गई, और फरवरी 1917 में जो राजशाही है उसको हटा दिया गया, जिसको अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। जो अक्टूबर में घटना हुई उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये किस तरह से संभव हो पाया? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड? टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। ये सब कैसे संभव हो पाया? राजनीतिक और सामाजिक कंडीशन जो थी वो कैसी थी रशिया में, जिसके कारण रशिया में रिवॉल्यूशन की यानी कि क्रांति की संभावना हो पाई?
टू आंसर दी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करने के लिए ये देखेंगे कि रिवॉल्यूशन से पहले रूस में कैसी कंडीशंस थी। द रशियन एम्पायर इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. 1914 में जार निकोलस सेकंड जो कि रशिया का राजा था, उस समय मॉस्को के साथ साथ फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के काफ़ी सारे पार्ट्स जो थे वो रशियन एम्पायर में थे। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। जहाँ ये यूरोप में उस साइड में फैला हुआ था, उसी तरह एशियन स्टेट्स में भी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इसमें शामिल थे। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी में शामिल थे। द मेजॉरिटी रिलीजन was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslim and Buddhist. वास्तव में रूस में जो मेजॉरिटी थी धर्म की वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, यानी कि परंपरागत ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो एम्पायर, रशियन एम्पायर काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसलिए इतने बड़े एम्पायर में केवल कैथोलिक्स नहीं थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, यानी कि क्रिश्चियन धर्म की दूसरी ब्रांच थी प्रोटेस्टेंट, और मुस्लिम भी थे, और कुछ एरिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। नाउ टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। उस समय की रशियन सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पर किस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ प्रचलित थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका कमाते थे, यानी कि अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टांस, इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। इन द एम्पायर, कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर own needs, and Russia was a major exporter of grain. अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश जो थे उनमें भी 40 से 50% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, जबकि रशिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई थी। और वो न केवल अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए अनाज उगाते थे, बल्कि मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए भी अनाज उगाते थे। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कुछ क्षेत्रों में थी, पॉकेट्स का मतलब है कुछ एरिया में ही फैली हुई थी, और मेनली जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को का था, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी। यहाँ पर क्राफ्टमैन जो थे, कारीगर जो थे, वो काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन में लगे हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्रियों का विकास हुआ और 1890 तक रशिया में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, और रेलवे लाइन के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ। कोल प्रोडक्शन जो है अब डबल हो चुका था। आयरन और स्टील प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। 1900 तक फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्ट्समैन थे वो लगभग इक्वल हो चुके थे नंबर उसमें संख्या में। मोस्ट इंडस्ट्री was the private property of the industrialist. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors
could not prevent rules being broken in craft units and small workshops. The working day was sometimes 15 hours compared with the 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती थी, यानी कि कुछ प्राइवेट माल लोग ही उसके मालिक थे और गवर्नमेंट केवल उनको सुपरवाइज करती थी ताकि वो उसका वर्कर्स का शोषण ना कर सकें और लिमिटेड आवर्स में काम करा सकें। लेकिन ये जो रूल रेगुलेशन थे वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाते थे। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इनको तोड़ देते थे और जो वर्कर्स थे उनसे 15-15 घंटे काम लिया जाता था 10 या 12 घंटे की बजाय। और स्मॉल वर्कशॉप्स भी थी, लेकिन किसी भी तरह से कहीं भी उनको वर्कर्स को किसी भी तरह शोषण से नहीं बचे हुए थे, उनका शोषण होता था। और हर जगह अपने अलग अलग वो पैरामीटर्स बनाए हुए थे उन्होंने। कोई 10 से 12 घंटे काम कराता था तो कोई 15-15 घंटे तक भी काम कराता था। वर्कर्स वर ए divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg called metal workers considered themselves aristocrats among other workers. वर्कर्स को भी सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था, यानी कि जो ग्रुप्स थे वो वर्कर्स जो थे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। कुछ लोग थे जो गांव से आए हुए थे और गांव से अभी भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये उनका ग्रुप अलग था। और कुछ लोग थे जो कि शहर में आकर परमानेंटली वहाँ पर सेटल हो चुके थे, वो अपने आप को उन गाँव वाले लोगों से अलग अपने आप को डिफाइन करते थे। वर्कर्स जो थे उनके स्किल यानी कि उनके काम के आधार पर भी वो डिवाइडेड थे। जो मेटल वर्कर थे, जो मेटल से जुड़ा हुआ काम करते थे, आयरन या किसी अदर मेटल से जुड़ा हुआ, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेटर्स कहते थे, यानी कि वो अपने आप को बाकी वर्कर्स से ज़्यादा ऊंचा समझते थे। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि उनके काम को सीखने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी और उनकी ज़्यादा डिमांड भी थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, but they were paid less than men. Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. 31% जो महिलाएं थी वो फैक्ट्रियों में काम करने लगी थी 1914 तक, लेकिन उन्हें सैलरी जो है पुरुषों की बजाय कम दी जाती थी। कहीं पर हाफ दी जाती थी तो कहीं पर का 2 तिहाई दी जाती थी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड, जो लोगों का जो वर्कर्स का डिवीज़न था वो उनकी ड्रेस और उनके मैनर्स पर भी डिपेंड करता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने अपने संगठन बनाए थे और जब भी कभी अनएम्प्लॉयमेंट होता था, उन वर्कर्स के ग्रुप मेंबर के पास काम नहीं होता था या उनके पास कोई फाइनेंशियल हार्डशिप होती थी तो वो उनकी सहायता करते थे। Despite division, workers did unite to strike work when they disagreed with the employers about dismissal or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 and 1897 and in metal industries 1902. ये जो डिवीज़न था उसके अलावा वर्कर्स ने अपनी कुछ यूनिटी भी दिखाई। उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे, उन ग्रुप के आधार पर वो स्ट्राइक करते थे, यानी कि काम करना बंद करते थे। जब मालिक उनकी बातों को नहीं मानते थे या उनकी जो वर्क कंडीशंस है उनको डिसमिस कर दिया जाता था तो उन लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़तालें हुई और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में इस तरह की हड़तालें हुई। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबेलिटी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज़। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ज़्यादातर ज़मीनों पर जुताई बुआई करते थे, लेकिन ज़्यादातर ज़मीनें जो थी चर्च, नोबेलिटी यानी कि राजशाही परिवार के पास थी या राजा के पास थी। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस।
मज़दूरों की तरह ही किसानों को के भी ग्रुप बने हुए थे। वो ज़्यादातर लोग धार्मिक आस्था वाले लोग थे, बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। धार्मिक विचारों वाले ज़रूर थे, लेकिन राजा के प्रति उनके जो विचार थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे।